नमस्ते। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा द्वादशी, विषय इतिहास, पाठ 2, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, प्रकरण यानी आज अपन इस पाठ के अंदर गुप्त कला के बारे में, साहित्य के बारे में, उसके विज्ञान, उसका आर्थिक व फहायान यात्री विवरण तक का अपना प्रकरण इस पाठ के अंदर इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है। अब ये सुदर्शन झील है, ये आप देख रहे हैं। सुदर्शन झील सौराष्ट्र में, ये गिरनार पर्वत है, वहाँ से निकलती नदी है। ये सुवर्ण रेखा नदी पे सुदर्शन झील बना हुआ है। रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने कराया था। अशोक के राज्यपाल तुषांत ने बाद में इसमें से नहर निकाली और रुद्रादमन के समय अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया था। ये झील का नज़ारा आपके सामने मैंने चित्र सहित रखा और सहायक सामग्री है, इसको गहरे से आप पढ़ लेना। रुद्रादमन, ठीक है। स्कंदगुप्त का भी है, उस समय का है। अतिवृष्टि से बांध टूट गया था। इन्होंने प्रांतीय शासक प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित ने जेल की मरम्मत कराई। ये पुनर्निर्माण की प्रक्रिया द्वारा सुविशाख के माध्यम से की गई। ये भी अलग से आपके ज्ञान साथ में जोड़ा। शुद्ध ये हो गया। अब अगला गुप्त काल में कला, साहित्य और विज्ञान के विकास पर प्रकाश डालेंगे। इसमें आता है गुप्त कला में, ये जो है पहला आता है गुप्त कला, साहित्य और विज्ञान का विकास। इसमें अपन पढ़ेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य, मूर्ति एवं चित्रकला आदि क्षेत्रों में विकास के चरम सीमा गुप्त काल में प्राप्त होती है। वास्तुकला, गुप्त काल में ये जो मंदिर वास्तु के विकास के साथ साथ इसके शास्त्रीय नियम भी निर्धारित हुए। गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, यानी वो नागर शैली के बने हुए हैं। गुप्तकालीन मंदिरों में तिंगवा का विष्णु मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, नाचना कुबर का पार्वती मंदिर, बेतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर व देवगढ़ का दशावतार मंदिर आदि प्रमुख मंदिर इस काल में बनाए गए थे। प्रसिद्ध मंदिरों में ये हैं। मूर्तिकला, गुप्त काल में मथुरा, सारनाथ व पाटलिपुत्र मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। गुप्त काल में सुल्तानगंज की बुद्ध, मथुरा से महावीर, देवगढ़ व मथुरा की विष्णु, एरन व उदयगिरी की वराह की मूर्तियां उत्कृष्ट मूर्तिकला के उदाहरण है। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना भी गुप्त काल के समय की गई। हालांकि संबंधी अभी जो मूर्तियां, इनका पहले भी पाठ के अंदर, पहले पाठ में, दूसरे पाठ में बहुत सारे पीडीएफ में इनके चित्र सहित मूर्तियां आपके सामने मैंने रखी है। उन पीडीएफ में आपके सामने मौजूद है, उसको एक बार आप देख लेना, स्मरण हो जाएगा। चित्रकला, गुप्त काल के चित्रों के अवशेषों को बाघ की गुफाओं, अजंता की गुफाओं में देखा जा सकता है। अजंता की 16वीं गुफा के चित्रों में मन्नासन राजकुमारी नामक चित्र सर्वाधिक सुंदर आकर्षक हैं। 17वीं गुफा को चित्रशाला कहा गया है। समस्त चित्रों में माता और शिशु नामक चित्र आकर्षक है। समुद्रगुप्त का वीणा लिए हुए सिक्कों पर अंकित किया जाना उसके संगीत प्रेम को दर्शाता है। ये सारे इन अभी जो नाम आए हैं, इनका चित्र भी आपको मैंने पूर्व की पीडीएफ में इनके चित्र मैंने भेजे गए हैं, इसलिए दोबारा मैं कम चित्र भेज रहा हूँ अभी यहाँ पर, ये आपके ध्यान में रहे। साहित्य, गुप्त काल साहित्य में संस्कृत भाषा में जटिल अलंकारिक शैली का विकास हुआ है। फिर भी कुछ सहायक सामग्री में आपके सामने रखी है। ये इसको आप एक बार समय निकाल करके इसको पढ़ना, समझना और फिर नोट्स को कॉपी में बना करके लिखना। ये महत्वपूर्ण मंदिर, ये देवगढ़ दशावतार का मंदिर, ये उसमें मथुरा की मूर्ति बहुत सुंदर, ये शिव के अर्धनारीश्वर, आधा पुरुषकार आधा नारी का चित्र। 2 चित्रकार हुए थे उन्होंने, खास करके ये अजंता के वगैरह आपके सामने, ये अजंता के गुफाओं के चित्र, ये आप देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्कृष्ट शैली की सुंदर तरीके से बनाए गए ये गुफाओं के अंदर के चित्र हैं। ये देखिए, ये देखिए चित्रकला अजंता के, पहाड़ों को काट करके और पहाड़ी के अंदर बनाए गए ये गुफाओं के चित्र है। ये देखिए, ये एलोरा की गुफा रहे, अपना बिंदु साहित्य में चल रहे हैं। इसमें प्रयाग व महरौली आदि प्रस्तुतियों की रचना भी गुप्त काल में हुई। साहित्य बिंदु चल रहा है अपना।
गुप्त काल में पुराण, स्मृतियां, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का अंतिम रूप दिया गया। गुप्त काल में नाटक, महाकाव्य, व्याकरण ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथों एवं प्राकृतिक ग्रंथों की रचना हुई। नाटक, महाकाव्य यानी भाषा में ये जो है शोभन वास्तवदत्ता, शूद्रक ने मृषकम, विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षक, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम आदि नाटक महाकाव्यों की रचना की। ये गुप्त काल के समय की। व्याकरण ग्रंथ, अमर सिंह ने अमरकोश, चंद्र गोमिन ने चंद्र व्याकरण आदि व्याकरण ग्रंथ रचे। नीति ग्रंथ, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक नीति ग्रंथ की रचना की। दार्शनिक ग्रंथ, ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका एवं दीर्घनाग ने प्रमाण समुच्चय आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की। प्राकृतिक ग्रंथ, वाकपतिराज का गोहड़बो, प्रवरसेन का सेतुबंध आदि प्राकृतिक ग्रंथों की रचना गुप्त काल में हुई। गुप्त काल में हिंदू विधियों का संकलन। गुप्त काल में मनुस्मृति के आधार पर नारद, बृहस्पति, कात्यायन, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों में कानून का संकलन हुआ। याज्ञवल्क्य में धर्म, वर्ण, आश्रम, विधि, समाज, प्रायश्चित, राज्यशास्त्र आदि पक्षों का उल्लेख है। नारद स्मृति में व्यवहार व न्यायिक विचार, बृहस्पति ने दीवानी व फौजदारी दोनों पक्षों का विवेचन किया गया है। कात्यायन ने कानून के 4 अंग व्यवहार, चरित्र और राजशासन बताया है। ये आपने अभी साहित्यिक दृष्टि से आपने इसमें पढ़ा। अगला आता है नालंदा विश्वविद्यालय। इस पर अपन टिप्पणी करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय कैसा था पूर्व का, वो चित्र भी मैं आपको बताऊंगा। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के समय हुई। ये कुछ देखिए, ये गुप्त काल के समय के साहित्य का है। यानी निम्न कोटि में विभाजित किया गया है। प्रशस्तियाँ, काव्य ग्रंथ, नाटक, नीति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, कोश, व्याकरण, दर्शन ग्रंथ, विज्ञान प्रशस्तियाँ, गुप्त सम्राट की उपलब्धियाँ, शिलाओं, स्तंभों से विदित होती है। अभी आपको मैंने बोल करके समझाया था आपको। सहायक सामग्री ये आप समय निकाल के पढ़ना। ये सारे गुप्तकालीन नाटक और नाटक के उसके नाम। अब नालंदा विश्वविद्यालय का था, यानी गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देश विदेश से छात्र शिक्षा ग्रहण करने नालंदा विश्वविद्यालय आते थे। शिक्षकों एवं छात्रों की संख्या 10,000 से अधिक थी। नालंदा विश्वविद्यालय में धर्म, विज्ञान, उद्योग, तर्क आदि की शिक्षा दी जाती थी। ये विषय थे। नालंदा विश्वविद्यालय में विशाल पुस्तकालय भी था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अगला बिंदु, गुप्त काल में गणित, ज्योतिष, खगोल, रसायन, भौतिक, आयुर्वेदिक, शल्य चिकित्सा आदि का विकास प्रमुख रूप से हुआ। आर्यभट्ट प्राचीन भारत गुप्त युग के सर्वश्रेष्ठ गणित एवं ज्योतिष वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट ने दार्शनिक सूत्र, आर्यसृष्टि सत्य ग्रंथों की रचना की और आर्यभट्ट ने पृथ्वी गोल एवं उसकी धुरी पर घूर्णन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। खगोल शास्त्री भास्कर प्रथम महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भास्कर प्रथम ने भाष्य नामक ग्रंथ एवं आर्यभट्ट के ग्रंथों 10 गीतिक सूत्र एवं आर्यष्टिक शतक पर टीका लिखी। वरामियर नाम आता है। वरामियर एक महान ज्योतिषाचार्य थे जो आर्यभट्ट के बाद हुए। वरामियर ने पंच सिद्धि, व्रत संहिता, व्रत जातक, लघु जातक नामक ग्रंथों की रचना की। वरामियर ने वर्गमूल, घनमूल निकालने की पद्धति एवं खगोल विज्ञान की विस्तृत विवेचना भी की। वरामियर ने रोमक, पोलिस और सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया। ब्रह्मगुप्त का नाम आता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने प्रतिपादित किया। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मपुट ग्रंथ की रचना की। अब आता है वाग्भट। वाग्भट ने भी आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। अभी कुछ सहायक सामग्री है नालंदा विश्वविद्यालय का, मैंने कहा था। और ये नालंदा विश्वविद्यालय चित्र दिया है। ये सारी जो चित्र देख रहे हो, अन्य नीचे वाले भी चित्र नालंदा विश्वविद्यालय के हैं। ये विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट का, इनके वरामियर का, ये देखिए आप विज्ञान के क्षेत्र के। ठीक है। अब अगला आता है धन्वंतरी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी धन्वंतरी प्रसिद्ध चिकित्सा विज्ञानी थे। धन्वंतरी ने चिकित्सा ग्रंथ एवं नवीनतम आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की। पलकापो, ये पलकापो ने पशु हाथी चिकित्सा ग्रंथ हस्तायुर्वेद की रचना की। कणाद ऋषि ने गुप्त काल में वैशेषिक दर्शन और अणु सिद्धांत का प्रतिपादन और प्रचार भी किया। नागार्जुन रसायन और धातु विज्ञान के विख्यात ज्ञाता थे।
नागार्जुन ने रस चिकित्सा का आविष्कार किया तथा बताया कि सोना, चांदी इत्यादि खनिजों से रासायनिक प्रयोग से रोगों की चिकित्सा हो सकती है। अगला बिंदु आता है प्रयाग प्रसूति। हालांकि इसके बारे में पूर्व में अपन चर्चा कर चुके हैं, फिर भी इसके बारे में यहाँ स्मरण करेंगे। प्रयाग प्रसूति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन द्वारा रचित लेख था। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया। इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए तथा उसके अधीन भी हो गए। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने अलग अलग स्थानों पर एरन प्रसूति, गया तथा ताम्र शासन लेख आदि खुदवाए थे। इस प्रसिद्धि के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का अच्छा विस्तार भी किया था। अब अगला अपना बिंदु आता है गुप्तकालीन आर्थिक जीवन की विवेचना। आर्थिक जीवन में गुप्त काल में कृषि, पशुपालन, उद्योग, शिल्प, व्यापार, वाणिज्य, इन सब के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति यानी विकास हुआ। उसकी श्रृंखला, उसके कहानी अपन पढ़ेंगे। गुप्तकालीन कृषि यानी गुप्तकालीन कृषि के बारे में जानकारी, उसकी स्मृतियाँ, व्रत संहिता, अमरकोश आदि से हमारे को सबूत यानी जानकारी मिलती है। कुछ सहायक सामग्री, ये प्रस्तुति के बारे में, ऊपर चित्र और उसका लेख, उसके संबंध की जानकारी आपको पढ़ना है। अगला आता है ये जो कृषि यानी व्रत संहिता। अब व्रत संहिता उसमें बीजों की गुणवत्ता के बढ़ाना और धरती की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने के तरीकों का उल्लेख किया गया है। यानी गुप्त काल के समय में कितनी अच्छी नेक और कितनी अच्छी सोच रखने वाले लोग थे। स्कंदगुप्त ने अपने शासनकाल में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार इसलिए करवाया था कि वो अपनी प्रजा की सिंचाई के लिए पानी पहुंचा सके। कितना अच्छा विचार था। व्रत संहिता में 3 फसल श्रावण, वसंत और चैत्र या वैशाख की जानकारी मिलती है। अवैध सांग के अनुसार पश्चिमी उत्तर भारत में ईख, गेहूं, मगध एवं उसके पूरी क्षेत्र में चावल की पैदावार होती थी। अमर सिंह के अमरकोश है, उसमें 12 प्रकार की फसलों का उल्लेख मिलता है। अब अगला बिंदु आता है पशुपालन आर्थिक क्षेत्र में। कामंद के नीतिसार के अनुसार गोपालन वैश्य का पैसा था। गुप्त काल में पालतू पशु के रूप में गाय, घोड़े, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़, गधा, कुत्ता, बिल्ली आदि का उल्लेख अमरकोश में मिलता है। उद्योग का शिल्प। गुप्त काल में धातु शिल्प, वस्त्र निर्माण, आभूषण कला, काष्ठ शिल्प, साथ ही पाषाण शिल्प, हाथी दांत, धातु क्रम, बर्तन, जहाज उद्योग आदि विकसित हुए थे। ये उद्योग के नंबर 3। धातु विज्ञान के अगर माने कि इस बात करें तो इस क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई, जिसका एक उदाहरण हमारे सामने मेहरौली दिल्ली का लौह स्तंभ है, जो इतनी शताब्दी होने के बावजूद भी आज भी बिना जंग लगे खड़ा है। गुप्तकालीन ताम्र शिल्प का एक श्रेष्ठ उदाहरण तांबे की विशाल के बुद्ध की मूर्ति है, तांबे की बनी है, जो सुल्तानगंज से मिली थी। इस समय यह मूर्ति इंग्लैंड के बर्मिंघम के संग्रहालय में है। गुप्त सम्राट में अगर आप देखेंगे सर्वप्रथम आया चंद्रगुप्त प्रथम। इसने सिक्के प्रचलित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सोने के अतिरिक्त चांदी और तांबे का भी मुद्राओं का प्रयोग हुआ। गुप्त काल में आभूषण बनाने के लिए स्वर्ण और रजत के अलावा विभिन्न प्रकार के रत्नों का भी प्रयोग होता था। व्रत संहिता में 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख मिलता है। अभी कुछ मैंने बिंदु सहायक सामग्री के तौर पर आपके सामने रखी है, आप उसमें से पढ़ना और नोट बना करके, प्रश्न बना करके और कॉपी के अंदर लिखना। जैसे ये गुप्त साम्राज्य का आर्थिक जीवन के बारे में बिंदु, ये जो कुछ पत्रक आपको डाले हैं सहायक सामग्री, ये 1 पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, 5वां पेज, 6ठा पेज, ठीक है ना। गुप्त काल में अर्थव्यवस्था, ये श्रवण काल यानी सोने के सिक्के हैं पास में, और इधर मूर्तियां। अगला बिंदु अपना आता है यानी इलाहाबाद के निकट भीत नामक स्थल पर गुप्तकालीन हाथी दांत की बनी 2 मुहरें प्राप्त होती हैं। वस्त्र या आर्थिक क्षेत्र में बात चल रही है। वस्त्र में अमरकोश में गुप्त काल के वस्त्र उद्योग के साथ साथ रेशम का कपड़ा बुनने की पूरी प्रक्रिया का विवेचन है। श्रेणी संगठन यानी गुप्त काल में शिल्पी, उद्यमी और व्यापारियों ने अपने अलग अलग संघ और संगठन बना रखे थे, जिन्हें श्रेणी, निगम अथवा गण कहा जाता था। प्रत्येक शिल्पियों की अलग अलग श्रेणियाँ होती थी। श्रेणियों के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था। गुप्त काल में श्रेणी से बड़ी संस्था होती थी और जिसके शिल्प श्रेणियाँ सदस्य होती थी उसे निगम कहा जाता था। निगम का प्रधान श्रेष्ठ कहलाता था। गुप्त काल के व्यापार
गुप्त काल में दो तरह के व्यापार होता था, आंतरिक और विदेशी। आंतरिक व्यापार में देखेंगे तो सड़क और नदियों के द्वारा होता था। गुप्त काल में मार्गों से यात्रा सुरक्षित और निरापद थी। चीनी यात्री फाया ने लिखा है, उसने भारत में अपनी यात्रा के दौरान कहीं असुरक्षा महसूस नहीं की। प्रमुख व्यापारिक नगर उज्जैन, पड़ोच, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिच्छत्र, कौशाम्बी आदि। उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उस समय था। व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र पेशावर, मथुरा, उज्जैन, पैठान आदि। विदेशी व्यापार गुप्त काल में भारत के अनेक देशों से व्यापारिक संबंध थे, जिनमें चीन, श्रीलंका, पारस, फ्रांस, अरब, इथोपिया, बेजेंटाइन, रोमन साम्राज्य और हिंद महासागर के द्वीप। भारत में चीन से रेशम, इथोपिया से हाथीदांत, अरब, ईरान, बैक्टीरिया से घोड़ों का आयात होता था, यानी लाते थे। चीन का रेशम जो चीनासु के नाम से प्रसिद्ध था और भारत के बाजार में अत्यधिक प्रसिद्ध था। ये गुप्तकालीन सामाजिक कुछ झलकी आपके सामने रखी है। ये वर्ण व्यवस्था थी, उसका भी चित्र आपके सामने रखा है। ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत में होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे केंद्र था। रघुवंश एवं दश कुमार चरित में ताम्रलिप्त होने वाले सामुद्रिक व्यापार का उल्लेख है। राजस्व के स्रोत यानी आय किससे होती थी? गुप्त काल में भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। गुप्त काल अभिलेखों में भूमि कर को भाग कहा गया है। गुप्त काल के निम्नलिखित कर यानी उस समय भाग भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग राजा को दिया जाने वाला कर था। भोग राजा को प्रतिदिन दिए जाने वाले फल फूल सब्जियों आदि की भेंट। ऊपरी कर एवं उदंग ये एक प्रकार के भूमि कर थे। और गुप्त काल में करों की अदायगी दोनों ही रूपों में यानी नकद तथा में यानी अन्न में की जाती थी। ये हो गया अपना आर्थिक क्षेत्र में, अपना यहाँ का टॉपिक पूरा हो गया। अगला अपना बिंदु आता है प्रकरण फायान। फायान चीनी यात्री था, उसने भारत के बारे में क्या लिखा है वो अपन चर्चा करेंगे। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और चीनी यात्री फायान ने 399 ईस्वी में 414 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया। फायान ने भारत के आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखा है, उसकी प्रजा सुखी है, राजा ना तो शारीरिक दंड देता है और न ही प्राण दंड। ब्राह्मण धर्म भी उन्नत अवस्था में था। फायान ने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा है। फायान ने बौद्ध धर्म के बारे में लिखते हुए कहा है कि बौद्ध धर्म सीमावर्ती राज्य में उन्नत अवस्था में था, लेकिन अपने प्रमुख स्थानों में अपनी महत्ता खो रहा था। ये यहाँ तक का अपने पहले प्रकरण में तय किया था और इतना ही अपन को आज पढ़ना है और इतना तक अपने पढ़ लिया है। इन सब बिंदुओं के संबंध कुछ सहायक सामग्री मैंने आपको कुछ बताए थे और कुछ पहले से पूर्व के PDF मैंने भेज चुका हूँ, पहले पार्ट की, दूसरे पार्ट की, वीडियो क्रमांक 2 तक। उसमें भी अभी आज हालांकि कुछ दौरान हुआ है, उनका चित्र मैंने आपको अभी नहीं भेजा है, कुछ का भेजा, कुछ चित्र पहले भेज चुका हूँ। एक बार उन PDF को भी आप दोबारा देखना, अपना ज्ञान स्मरण भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। कुछ ये जो कर सहायक सामग्री है आप पढ़ लेना और कॉपी में लिखना। धार्मिक स्थिति का भी कुछ झलकी मैंने रखी है गुप्त काल के समय की। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला कुछ झलकी दोबारा रखी है और गुप्त काल में स्तूप और गुहा स्थापत्य कला का भी झलकी कुछ आपके सामने रखी। और ये फायान का चित्र, चीनी यात्री और उसका परिचय भी आपके सामने रखा है, इसको पढ़ना। कक्षा कार्य गुप्त काल की कला, साहित्य, विज्ञान के विकास पर विस्तार से आपको प्रकाश डालना है, कॉपी में लिखना है। दूसरा, गुप्त काल में आर्थिक जीवन की विवेचना, पूरा उद्योग व्यापार अंतिम व्यापार तक का कॉपी के अंदर करना है। फायान ने भारत के बारे में क्या लिखा था ये आपको कॉपी में करना है। ये कक्षा कार्य हो गए 3 प्रश्न। गृह कार्य, नालंदा विश्वविद्यालय पर टिप्पणी लिखिए पहला। दूसरा, प्रयाग परिस्थिति पर लेख लिखिए। तीसरा प्रश्न, सुदर्शन जिले पर संक्षिप्त लिखिए। अपना यही आज का प्रकरण जो अपने तय किया था गुप्त काल से लगा करके उसका और फायान तक का दूसरे पार्ट का वीडियो क्रमांक 3 आज अपना यहाँ तक का प्रकरण का पूरा अपना विवरण पढ़ा और अभी यहीं पूरा होता है। आप सबको पुनः धन्यवाद। फिर वीडियो क्रमांक 4 पार्ट 2 का
अगला बिंदु प्रकरण लेकर के मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस जो मैंने पढ़ाया है इसको अच्छी तरह से पढ़ना और विस्तार से समय निकाल करके आप पढ़ना। धन्यवाद।